नमस्कार, नॉकिंग.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तीसरी लहर की। तीसरी लहर बार बार हर तरफ। अब तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जो हैं वो नामी यूट्यूबर्स तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह से तीसरी लहर का ऐसा एक बना के रखा हुआ है। एक बार आज हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरी लहर है क्या भाई, जिसने इतना हमारा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। आएगी भी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी। कुछ साइंटिफिक नज़रिए से एक आम आदमी का असेसमेंट, उसका एनालिसिस आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि तीसरी लहर क्या होती है, कैसी होती है, कहाँ से आती है और वो क्यों आएगी, लहर का मतलब क्या होता है, और जब ये लहर आएगी तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आएगी तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के सिर पे सवार होके आएगी। कोई बोल रहा है कि नहीं, आप जो लापरवाही कर रहे हैं उसके ज़रिए आएगी। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। आपके मन में भी होगा कि इस तीसरी लहर को लेकर सवाल क्या है। बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, और जिसमें हम ये देखते हैं कि लोग बात करते हैं ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा। बहुत तरह के विचार हैं। जब भी कोई ताज़ा घटनाक्रम होता है, ज़्यादातर लोगों के विचार आते हैं। मेरे विचार क्या हैं, मैं क्या सोचता हूँ और उसका आधार क्या है, किस वजह से मैं ये सोचता हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक छोटा सा प्रोमो देखें, उसके बाद में वापस आता हूँ। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। हमारे और आपके बीच में लगातार हमने चूंकि पहली लहर के बाद में दूसरी लहर देखी, जो बहुत बड़ी थी, बहुत व्यापक थी और बहुत ज़्यादा मारक थी, तो हमारे मन में ये विचार आ गया कि भाई तीसरी लहर जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगी। मतलब एक लहर के बाद जो दूसरी आती है वो और ज़्यादा खतरनाक होती है। कई लोग जो यहाँ पे डराने वाले कुछ तत्व हैं ना समाज में, उनका काम ही ये डराते रहो। डराने से टीआरपी आती है, डराने से लोग उस पर चर्चा करते हैं, फिर निकाल के यूट्यूब पे क्लिप देखते हैं, अच्छा ऐसा होने वाला है, देखो देखो वीडियो, भूकंप आने वाला है, देखो देखो तबाही आने वाली है। जैसे तीसरा लहर जो है वो भी कुछ लोगों के लिए डराने का एक कारोबार बन गया है। और उन्होंने एक प्रोजेक्शन करके रखा हुआ है कि तीसरी लहर मतलब एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा बम गिरने वाला है, इससे भी ज़्यादा लोग मर जाएंगे। लेकिन एक्चुअल जो स्थिति है तीसरी लहर की, क्या है क्या नहीं है, ये समझ के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, जो मेरा नतीजा है कि तीसरी लहर फुस फटाका होने वाली है। एक जो पटाखा होता है ना, बड़ा वाला बम, आपने उसमें आग लगाई सब कुछ, लेकिन वो फुस निकल गया, उसने कुछ काम ही नहीं किया। कैसे फुस फटाखा होने वाली है, इस पर मैं सिलसिलेवार ढंग से आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि तीसरी लहर में नया क्या होने वाला है। आपको ये समझाया जा रहा है, आपको ये डराया जा रहा है, हो सकता है आपको सावधान किया जा रहा, हो सकता है इस डराने के पीछे मकसद ये हो कि आप थोड़ा समझदारी से चलें, प्रसाद की तरह बीमारी बांटते हुए ना घूमें। ये सदाशय नियत में समझ सकता हूँ, हो सकता है यही हो सकता है नियत ये भी हो कि बहुत सारी वैक्सीन जो है वो इस बहाने खप जाएगी। कोई भी नियत हो सकती है, बहुत सारे सवाल हैं। तीसरी लहर जो आने वाली है उसके पीछे एक जो उसका डर है, हम सबको जो समझाया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि आने वाली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, छोटे बच्चे। इसलिए छोटे बच्चों के लिए भी हमको टीका अब लेने की बात शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंपनियों ने छोटे बच्चों के ऊपर टीके का ट्रायल शुरू कर दिया है। एक तो तीसरी लहर का यह एस्पेक्ट है कि छोटे बच्चों को प्रभावित करेगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो तीसरी लहर आएगी वो कितनी घातक होगी, कितनी मारक होगी, किसी को नहीं पता। जब किसी को नहीं पता भैया, तो काहे के लिए उसे डरा रहे हो सकता है वो फुस फटाका हो, जैसा मुझे लग रहा है, हो सकता है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है, ये ज़रूरी नहीं, ये मेरी ओपिनियन है, एक इंडिविजुअल की ओपिनियन है। आप मित्र हैं, आपसे बांट रहा हूँ। तो क्या है कि मुझे जो लगता है तीसरी लहर नहीं आने का कारण, वो ये लगता है कि अब जो है, देखिए टीके में क्या होता है, टीके में ये होता है आपके शरीर से जो आपका वायरस है, जो खतरनाक वायरस है, उसका परिचय करा दिया जाता है कि भैया ये वाला वायरस है और ये खतरनाक घूम रहा है, ज़रा बच के रहना।
अगर उस वायरस का परिचय संक्रमण के तौर पे हो जाए, वो सांस के ज़रिए अंदर आ जाए, वो लंग्स में चला जाए या गले तक आके ठीक हो जाए, या हो सकता है कि आपको जो है कोई भी सिम्टम्स ना और चले जाएं, तो क्या आपका शरीर उस वायरस से परिचित नहीं हो रहा है? वो उस वायरस से परिचित हो रहा है, और उस वायरस से वो ज़्यादा नेचुरल तरीके से परिचित हो रहा है, क्योंकि शरीर को पता चल रहा है कि वो जो वायरस आएगा वो सांस से आएगा, और सांस के ज़रिए आने वाले जो हमारे सेंसेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि ये वायरस मसल्स के ज़रिए घुस के तो आने वाला नहीं है। मसल्स के ज़रिए जब हम एक मरा हुआ वायरस या वायरस का कोई टुकड़ा शरीर के अंदर डालते हैं, तो ये आगाह करने के लिए शरीर को डालते हैं कि देखो भाई एक फॉरेन बॉडी आ गई, सावधान हो जाए। शरीर पहचान जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा जब एक नेचुरल तरीके से आएगा तो शरीर ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानेगा, और जिस दरवाजे से, जिस बॉर्डर से शत्रु घुसने वाला है, वहाँ की सुरक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग रहेगी कि यहाँ से आए तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से पकड़ें। तो नेचुरल जो इम्यूनिटी है, जो कुदरत की हुई दी हुई इम्यूनिटी है, जो खुदा के यहाँ से, भगवान के यहाँ से, ईश्वर के यहाँ से, जो भी आप नाम दे दें उस ऊपर वाले का, या कुदरत के यहाँ से जो सबसे ज़्यादा सटीक नाम है, जो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको संरक्षण मिल रहा है, वो प्रोटेक्शन आपको मिल जा रहा है, क्योंकि जो आपको नेचुरल गया। अब इससे आगे जाएं कि जो पहली और दूसरी लहर आई थी, उसके अंदर जितने व्यापक स्तर पर प्रसार हुआ, और बाद में हमको ये भी पता चला कि ये एरोसोल के ज़रिए भी फैलता है। मान लीजिए एक कमरे में कोई आदमी 1 घंटे रहा है, उसको संक्रमण है, तो उसी कमरे में बाद में कोई आदमी घुसता है तो उसको भी हो सकता है वो आदमी बाहर चला जाए। सेंट्रली एसी जो कैंपस है उसके अंदर भी, और कम से कम जो वेल वेंटिलेटेड जगह नहीं है, मतलब जिन जगहों में हवादार जगह नहीं है, उन जगहों में भी एक से दूसरे को लग सकता है, क्योंकि ये वायरस जो है वो एरोसोल से भी फैलता है, केवल पानी के ड्रॉपलेट में नहीं होता, ये भी पता चला। तो इस सारी वजहों से, इन सारी चीज़ों के कारण इन दोनों लहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वायरस का एक्सपोजर में आए, उनके शरीर ने वायरस से परिचय किया, वायरस उनके अंदर गया और शरीर ने उसको पहचान लिया। ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, ये बड़ा सवाल है। प्रश्न जरूर उठना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ प्रश्न उठना चाहिए। ये प्रश्न उठता है, एक नेचुरल प्रश्न उठता है कि तुम भैया कौन हो यार, वायरोलॉजिस्ट हो क्या हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। तो मेरी ये धारणा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह है एक सीरो सर्वे। सीरो सर्वे मतलब एक सीरोलॉजिकल सर्वे होता है, जिसके अंदर आपकी सीरम की अलग अलग जगहों पे जांच की जाती है, और उसके ज़रिए पता लगाया जाता है कि भैया क्या स्थिति है लोगों के शरीर के अंदर के सिस्टम की, ख़ास तौर पे आपके इम्यून सिस्टम की। अब आपको अगर पता लगाना हो कि दिल्ली में या एनसीआर में या आगरा में या भोपाल में या मुंबई में कितने लोगों के अंदर, कितने लोगों के शरीर का, उनकी व्यवस्था का, उनके सिस्टम का, उनके डिफेंस सिस्टम का वायरस से परिचय हो चुका है, तो क्या होता है कि वायरस जब अंदर जाता है आपके, तो आपका शरीर उसका मुकाबला करने के लिए अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स बनाता है जिनको आप एंटीबॉडी कहते हैं। अगर शरीर में वो प्रोटीन मिल गया, वो मार्कर मिल गया, तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है। सीरो सर्वे में आप उन सारी की सारी एंटीबॉडीज़ की जांच करते हैं कि भाई ये एंटीबॉडीज़ इसके अंदर हैं या नहीं हैं। तो आप सोचेंगे भाई 200-400 आदमी का, 10-20-50 आदमी का जांच कर लो एक मोहल्ले में जाके, और पता चल जाएगा आया कि नहीं आया। आमतौर पे यही होता है। जो नई वैक्सीन आ रही है मॉडर्ना की, 100 लोगों पे क्लिनिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उसको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन ये जो सीरो सर्वे हुआ है, ये WHO ने किया है और एम्स के साथ मिलकर किया है, और 10,000 लोगों का सैंपल साइज था। 2, 4, 6, 8, 10 लोग नहीं, 25-50 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 भी नहीं, 10,000 लोगों के सैंपल साइज में जब ये सीरो सर्वे होता है, तो उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें आप देखिएगा, ख़ास तौर पे वो ये चेक करते हैं क्या बच्चों पे तीसरी लहर में कोई असर होने वाला है। तो तीसरी लहर में बच्चों पे क्या असर होने वाला है, इसके बारे में जब वो पता करते हैं, तो कई इलाकों में उनको 74% से ज़्यादा इम्यूनिटी अंदर मिलती है। बच्चों के इतनी इम्यूनिटी मिलती है जितनी कि बड़ों के अंदर है। तो इस एक सीरो सर्वे से ये पता लगता है कि जिन लोगों के शरीर का परिचय वायरस से हो गया, वो सभी लोग, अगर बड़े हैं तो बच्चे भी हैं, मतलब बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा है तीसरी लहर से वाली जो बात थी, वो इस सैंपलिंग से
जो कि एक बड़ी क्रेडिबल संस्था ने एक बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ की है, साफ हो जाती है कि ये चीज़ नहीं है। बच्चे उतने ही सुरक्षित हैं जितने बड़े सुरक्षित हैं। अब आती है बात घनी बस्तियों वाली। एक चीज़ और इस सर्वे में सामने आई कि जो घने आबादी वाले इलाके हैं उनमें ज़्यादा इम्यूनिटी आई, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, वो लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती क्योंकि ये आबादी घनी है। और भारत में बड़े शहरों में घनी आबादी बहुतायत से है। घनी आबादी में एक दूसरे को अगर इम्यूनिटी मिल रही है तो इन्फेक्शन भी एक दूसरे को ज़्यादा जाता है। तो जिन इलाकों में ज़्यादा इन्फेक्शन की संभावना है उन इलाकों में इम्यूनिटी भी ज़्यादा बन चुकी है। तो उस लिहाज से अगर आप इस सीरो सर्वे को देखें तो आपको इम्यूनिटी का लेवल इतना बढ़ चुका है पहले और दूसरी लहर के बाद कि तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए सबके शरीर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। यानी अब मेरे पास तीसरी लहर में कोई भी वायरस आएगा तो मेरे अंदर के एंटीबॉडीज़ उसको मार देंगे। जैसे कि पहले फ्लू का वायरस और बहुत सारे वायरस आते रहते हैं, साल में एक आध बार वायरल फीवर लोगों को हो ही जाता है, तरह तरह के वायरस आते हैं और वो चले जाते हैं, तो कोई 7 दिन 8 दिन रहता है क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम उनको संभाल लेता है, क्योंकि पहले से परिचित है। ये एक ऐसा पहली बार वायरस आया जिससे हमारा शरीर परिचित नहीं था, इसलिए इसने ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी। अब इससे भी परिचय हो गया है क्योंकि सीरो सर्वे कह रहा है। अब आप कहेंगे कि आप ये सीरो वीरो सर्वे वर्वे तो ठीक है, 10,000 का हुआ तो क्या हुआ, एम्स का हुआ तो क्या हुआ, सर्वे वर्वे पे यकीन नहीं करते। कुछ ऐसा बताइए ठोस हो, जो ऑन ग्राउंड हो। मैंने वो भी आपके लिए पता लगाया। मुंबई में पहली लहर में धारावी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। धारावी में तेज़ी से वायरस फैल रहा था। धारावी में थोक के भाव मरीज निकल रहे थे, आपको याद होगा। और किस तरह से धारावी जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेके पूरी दुनिया WHO के लिए वो कंसर्न बन गए थे कि वहाँ पे कैसे इसको काबू किया जाए, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, जहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन रहती है। ज़्यादातर लोग एक एक कमरे के मकान में रहते हैं, खोली में रहते हैं। उस जगह पे इतनी ज़्यादा बीमारी फैली थी पहले वाले दौर में। और जब दूसरी बार वहाँ पे वायरस आया अप्रैल में, कौन सा वायरस जिसने हम सबको बुरी तरह से परेशान किया, कई लोग मारे गए, शमशान घाट भर गए, आपको पता है। किस तरह से नदियों में लाशें बहाई गई, आपको पता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, आपको पता है। अस्पतालों में बेड नहीं था, आपको पता है। घर पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ये भी सब आपको पता है। उस दूसरी लहर में, उस डेल्टा वेरिएंट में हुआ, जिसको सबसे नोटोरियस माना जाता है, जिस वेरिएंट ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। और इजराइल जैसे देश अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने का टीके के दम पे समझ रहे थे, उस डेल्टा वेरिएंट ने उनको भी दोबारा मास्क लगाने के लिए और लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वो ही डेल्टा, खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, जब भारत के धारावी में उसका मुकाबला नेचुरल इम्यूनिटी से होता है, तो मैं आपको डाटा बताता हूँ, आंकड़े बताता हूँ क्या है। दूसरी लहर में एल्टा डेल्टा सारे के सारे वेरिएंट्स ने अपना जोर लगा लिया और 10 लाख आबादी पर 10 लाख लोगों पे केवल 7 केसेस आए धारावी में। 10 लाख लोगों पे धारावी में केवल 7 केसेस आए दूसरी लहर में, क्योंकि धारावी टीके से नहीं कुदरत से इम्यून हुआ था। डेफिनेटली वहाँ पे टीकाकरण भी बहुत हुआ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, और मैं दोनों की तुलना भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुदरत की इम्यूनिटी की कितनी बड़ी ताकत है, और तीसरी लहर के संदर्भ में हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। धारावी में ये केसेस तब आए हैं जबकि महाराष्ट्र में हर 10 लाख लोगों पे 507 केसेस आ रहे थे। 10 लाख पे 507, और बुरी तरह से डेल्टा वेरिएंट ने महाराष्ट्र को हिला के रखा हुआ था। उस वक्त धारावी में कुल 7 केसेस आ रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से इम्यूनिटी ने काम किया। यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में बाकायदा एक रिसर्च पेपर स्पेसिफिक धारावी की ये जो हर्ड इम्यूनिटी है नेचुरल तरीके से आई हुई, उस पर पब्लिश हुआ है। ये जानकारी मैं अपने हिसाब से आपको नहीं दे रहा हूँ। अब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि साहब देखो, तीसरी लहर आने वाली है, उसमें जो है वो क्या होगा, उसमें तो डेल्टा प्लस आ गया है। ये आपके दिमाग में पूरे वीडियो के दौरान घूम रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा डेल्टा प्लस में बाद में बताऊंगा। ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। अब वो डेल्टा प्लस वेरिएंट फैलेगा तो तीसरी लहर में तबाही मचा देगा,
क्योंकि आपकी जो पुरानी इम्यूनिटी है वो तो ए अल्फ़ा वेरिएंट से है, डेल्टा वेरिएंट से। डेल्टा प्लस को तो जानते नहीं हो, वो तो मिलजुल के बनाया, साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट मिला के नेपाल का ये वेरिएंट मानना चाहिए इसको, डेल्टा प्लस को। तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो एक सवाल एक मासूम से इंसान के मन में ये आता है, जिसको बिल्कुल समझ नहीं है मेडिकल साइंस की, जिसकी बातों में आप बिल्कुल मत आना। लेकिन एक लॉजिक मेरा जो है वो मैं देना चाहता हूँ कि जब चिंपैंजी एडिनो वायरस से बनाई गई एक वैक्सीन, जिसका कोरोना वायरस से कोई परिचय है ही नहीं, वो अगर आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो एक खास तरह के कोरोना वायरस से इम्यून हुआ आदमी कोरोना वायरस के ही दूसरे वेरिएंट का मुकाबला कैसे नहीं कर सकता? दूसरे डिजाइन का स्पाइक प्रोटीन अगर उसके संपर्क में आता है तो उसको कैसे नहीं रोक सकता? ये बड़ा वैज्ञानिक सवाल है। जिन लोगों को भी जो भी जानकारी हो, जिनको वैज्ञानिक समझ हो, वो उसके बारे में मेरा मार्गदर्शन जरूर करें कि वो कौन सी वजह हो सकती है कि जो है डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आने पर पहले वाली इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। ये कोई बता दे, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला। मेरा ज्ञान हो सकता है कम हो, इसलिए मैं फिर आपको याद दिला दूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है, जो सवाल है इस पर भरोसा मत करिएगा, इसको खोजिए, पड़तालिए, फिर मुझे बताइए कि अगर चिंपैंजी एडिनो वायरस का अगर एक टुकड़ा किसी वैक्सीन में भर के आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं और आदमी में इम्यूनिटी आ जाती है, तो सीधे सीधे कोरोना वायरस, वो भी जीवित आदमी के अंदर अगर जाता है और उससे जो इम्यूनिटी बनती है, वो आगे वाले वेरिएंट का मुकाबला करने में क्यों सक्षम नहीं होगी? इसका उत्तर आपको समझना पड़ेगा। और जब आप इसका उत्तर ढूंढते हैं तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिनको पहली लहर से इम्यूनिटी आई है उनको दूसरी लहर में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं। और जिनको दूसरी लहर में भी इम्यूनिटी आ गई है, उसके बाद में लोग कितने बचे हैं? अगर सीरो सर्वे को ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आईसीएमआर की रिपोर्ट भी आई है, वो भी कह रही है कि बहुत सारे लोग इम्यून हो गए हैं, इसलिए इस बार तीसरी लहर लेट आएगी। तीसरी लहर लेट आएगी, मानता हूँ डेल्टा वेरिएंट के साथ आएगी, लेकिन तीसरी लहर उतनी बड़ी होने वाली नहीं है। मेरा अपना विश्वास है, निजी विश्वास है, जो कि किसी भी तरीके से इसके आधार पर कोई मेडिकल राय कायम ना करें, किसी भी प्रकार की सावधानी और किसी भी प्रकार के इलाज में कोई लापरवाही ना करें। मेरा मानना यह है कि तीसरी लहर अब तो आने से रही, अगर आएगी भी तो प्रतीकात्मक जैसी होगी, हाजिरी लगाने आएगी, लेट लतीफ़ आएगी और उसके बाद में वो आके चली जाएगी। बहुत ज़्यादा नुकसान हमको इसलिए नहीं पहुंचा पाएगी कि हम पहले से तैयार हैं, हमारे को अच्छी तरह से पता है कि वो वायरस कैसा है, हमारे शरीर को अच्छी तरह से पता है वो कहाँ से घुसेगा, और हमारे शरीर को अच्छी तरह से पता है इसका मुकाबला कैसे करना है। जो कुदरत का टीका लगाया और जो इंसानी टीका लगाया, इन दोनों टीकों ने इंसान को महासंरक्षण दे दिया है। इसलिए तीसरी लहर से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी ज़रूरी है। मैं दूसरे चैनल पे आज जो वीडियो लेके आने वाला हूँ, इसी बात को लेके आने वाला हूँ कि आप जो मास्क लगा रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, तो ये जो आप मास्क लगा रहे हैं, इससे क्या सचमुच आप प्रोटेक्टेड हैं, या आपका जो पूरा का पूरा जो जीवन जो है वो उसको आपने जो है वो खतरे में डाल रखा है? इसका मतलब मास्क खराब नहीं है, कोई और वजह है जिन पे मैं उस पर चर्चा करूँगा। ये चैनल आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता का मिशन है, ये एक मजबूती के साथ, बगैर किसी कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी लॉबी, पूंजीपति और धन्ना सेठों से पैसा लिए, हम लोग स्वतंत्र तरीके से अपनी बात रखते हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे भी रखें, तो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे नीचे एक यूपीआई कोड है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी सभी ज़रूरतों से अलग अतिरिक्त धन से आप जितनी मदद कर सकते हैं वहाँ जाकर करें। छोटे मददगार, बड़े मददगार, सबका स्वागत है। और उससे भी ज़्यादा स्वागत उन लोगों का है जो मदद नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम फ्री रखना चाहते हैं। जन जागृति के लिए सूचना सबको मिलनी चाहिए। जितने लोग सपोर्ट करना चाहें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। खौफ कम करना है। नमस्कार, जय हिंद।